हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टोटल एक्सपेंडिचर पे किस तरह इफेक्ट होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स, अगर इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर प्राइस फॉल्स, व्हेन प्राइस फॉल्स, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो, क्योंकि हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो प्राइस में डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन प्राइस। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटरी बनता है और टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम अगर प्राइस राइज कर रही है और इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 है तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि प्राइस अगर यहां से यहां गई, P1 से P हुई, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो पहले P1 पे Q1 क्वांटिटी डिमांड हो रही थी, लेकिन जब प्राइस बढ़ गई तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो घट गई, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी हमारा ज्यादा कम होगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कम होता है जब प्राइस राइज करती है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है जब प्राइस फॉल करती है इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट थिंग हम समझते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेस देन 1 है तो प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल होता है। कैसे? प्राइस फॉल हुई, टोटल एक्सपेंडिचर जो था, क्वांटिटी डिमांडेड लेस इलास्टिसिटी होने के कारण जितनी प्राइस में कम हुई उससे ज्यादा अमाउंट में कम हो गई, तो उससे उतनी अमाउंट में नहीं बढ़ी, कम अमाउंट में बढ़ी है। जितना ये एरिया है उतना एरिया यहाँ नहीं बढ़ा है, इसलिए टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कम होता है प्राइस के फॉल होने पर। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस व्हेन लेस देन 1 या लेस इलास्टिक। इसमें सेम टाइम पे अगर प्राइस राइज करती है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर जाता है। लाइक अगर प्राइस यहां से यहां गई तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, उतना ही चेंज, तो प्राइस फॉल होने पे जितना यहाँ चेंज आया है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, तो जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि प्राइस कम हो गई तो उसको कंपनसेट कर दिया इनकम इफेक्ट से। यहाँ प्राइस राइज होती है तो भी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1 होने पे कोई चेंज नहीं होता है। ये होता है प्राइस इलास्टिसिटी के चेंज होने से, प्राइस इलास्टिसिटी का फर्क पड़ता है चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑफ ऑन ए डिमांड कर्व। ये ऐसे है कि अगर जैसे डिमांड कर्व हमारा बनता है उस पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी है, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इस आर पॉइंट पे कितनी है, ये पता लगाने के लिए हम पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ईपी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या होगा? लोअर सेगमेंट ये वाला सेगमेंट होगा, इसे लोअर सेगमेंट बोलेंगे, और इस सेगमेंट को अपर सेगमेंट बोलेंगे। तो फॉर्मूला में हम रखेंगे ईपी इज इक्वल टू RD1 अपॉन RD। ये हुआ हमारा RD1 और ये हुआ हमारा RD। ये इसका पॉइंट इलास्टिसिटी निकालने का तरीका है। आगे हम इसे देखते हैं ऑन ए लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर क्या होता है? ये बिल्कुल लीनियर डिमांड कर्व है। ये ऐसे है, ये इस तरीके से नहीं है या और कोई शेप नहीं है इसकी, ये बिल्कुल लीनियर है, सीधा है डिमांड कर्व। इस पे हम प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, तो वही हमारा फॉर्मूला होगा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो यहाँ हम
जो इलास्टिसिटी है वो एट पॉइंट डी पे निकालेंगे सबसे पहले। तो एट पॉइंट डी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट DD1 हो जाएगा और अपर सेगमेंट हमारा कुछ है ही नहीं इसमें। सो DD1 अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यहाँ इलास्टिसिटी जो है वो इनफाइनाइट है, मतलब चेंज होने पर, प्राइस में चेंज होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इनफाइनाइट डिमांड हो रही है। एट पॉइंट एस पॉइंट का है हमारा, ये हमारा एस पॉइंट है। यहाँ लोअर सेगमेंट हमारा हो जाएगा SD1 और अपर सेगमेंट हो जाएगा SD। तो यहाँ जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये बड़ा है डिनोमिनेटर से, ये जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये ग्रेटर देन 1 होगी एस पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी। अब आर पॉइंट पे देखते हैं, RD1 लोअर सेगमेंट अपॉन RD अपर सेगमेंट। तो RD1 इज इक्वल टू RD है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर हैं, तो इज इक्वल टू 1 होगा। एट पॉइंट L देखते हैं, L पॉइंट पे जो लोअर सेगमेंट है वो न्यूमरेटर है वो कम है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहाँ न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो यहाँ इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगी। नेक्स्ट हम पॉइंट D' पे इलास्टिसिटी देखते हैं। तो यहाँ लोअर सेगमेंट हमारा 0 है और अपर सेगमेंट हमारा DD1 है, तो यहाँ जो इलास्टिसिटी होगी वो 0 अपॉन DD1 इज इक्वल टू 0 होगी। ये इलास्टिसिटी हम निकालते हैं ऑन ए लीनियर डिमांड कर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑन नॉन लीनियर डिमांड कर्व। तो नॉन लीनियर डिमांड कर्व हमारा क्या होता है, जैसे जो ये DD डिमांड कर्व है इसे नॉन लीनियर डिमांड कर्व बोलते हैं। अब इसे निकालने, इस पे इलास्टिसिटी निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट वी ड्रॉ ए टेंजेंट TT एट पॉइंट R ऑन डिमांड कर्व। जो ये टेंजेंट हम एक ड्रॉ करेंगे, जैसे वहां लीनियर डिमांड कर्व में तो ऑलरेडी वो होता है लीनियर, यहाँ हम इंटरसेक्ट, ये जो पॉइंट है यहाँ एक इसका जो मिड पॉइंट है वहां हम लीनियर ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे R पॉइंट पे। अब R पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ वही सेम लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट हम यूज करेंगे फॉर्मूला। तो यहाँ लोअर सेगमेंट हमारा हो गया है RT1 और अपर सेगमेंट हमारा हो गया RT। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस निकाल सकते हैं। जो नॉन लीनियर डिमांड कर्व है उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल एक टेंजेंट बना देना है और फिर वही तरीके से निकालना है जैसे लीनियर में निकाला था। नेक्स्ट हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या डिमांड को डिटरमाइन करती है प्राइस इलास्टिसिटी को, वो है जैसे कहीं इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, कहीं लेस देन 1 है, कहीं इक्वल टू 1 है, कहीं इनफाइनाइट है। ये किससे डिसाइड होता है, ये डिसाइड इन फैक्टर्स से होता है। तो पहला क्या है इसमें, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसके, अगर प्राइस किसी चीज की इंक्रीज हो जाती है और सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो लोग उस सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो प्राइस का उतना इफेक्ट नहीं होगा। और द प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंड, अगर मान लो कोई कमोडिटी है जो कंज्यूमर की 2% इनकम ही कंस्टिट्यूट करती है, 2% प्रपोर्शन ही कंस्टिट्यूट करती है, तो उसके प्राइस में चेंज होने से इतना इफेक्ट नहीं होगा कंज्यूमर की इनकम स्पेंड पे। लेकिन अगर कोई 40% कंस्टिट्यूट करती है तो उस पर ज्यादा इफेक्ट होगा। द नंबर ऑफ यूजेज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी हमारे कितने यूज में आ रही है, उसको हम किस तरीके से यूज ले सकते हैं, इस पर ये भी डिटरमाइन करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। और कॉम्प्लीमेंटरिटी बिटवीन गुड्स, अगर वो किसी दूसरी जो कमोडिटी है उसका कॉम्प्लीमेंट है तो हमें उसे परचेज करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी प्राइस किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो रही हो, हमारा जो कंजप्शन है वो उस पर बना रहेगा, या फिर उसके कॉम्प्लीमेंट का भी कंजप्शन हम कम कर देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।